तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चे ये पार्ट 3 होने वाला है सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए, कि हम प्रॉपर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए फिजिक्स का। इसके बाद हम केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी करेंगे। ट्राई करेंगे कि 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए करें। ठीक है, देरी बिल्कुल नहीं करेंगे। आइए शुरू कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये पेपर है। यहाँ मैंने 2 पेपर के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। पिछले मैंने टोटल 5, इसको मिला करके टोटल 5 पेपर्स हो जाएंगे। और मैं ट्राई करने की सोच रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट के 5-5 सैम्पल पेपर आपको सॉल्व कराऊँ। बच्चे, अगर हमने सैम्पल पेपर सॉल्व किया तो अपने आप आपको आइडिया आएगा कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। बात को लाइटली मत लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा होता हूँ। सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैम्पल पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको, देखो बच्चे, सबको मैंने दे रखा है यार, कि ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके पास सैम्पल पेपर अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। टोटल 10 साल के सैम्पल पेपर मेरे पास अवेलेबल है। मैं वो धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन एटलीस्ट 5 साल का, 4 साल का मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है ना। तो मैं बाकी भी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा बाकी, या फिर आप ग्रुप में हो तो मैं ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, आप सबको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एटलीस्ट, बात समझना, एटलीस्ट आपको बच्चे 5 साल के, ये 5 साल है, ठीक है ना, 5 साल के सब और एक सब्जेक्ट का, मतलब एक सब्जेक्ट है उसके 5 साल के आपको सैम्पल पेपर उठाने हैं और सॉल्व करना है। तभी बात बनेगी, तभी आपके 75% प्लस आएगा। तो बहुत बच्चों को डाउट है कि सर कैसे होगा, कैसे मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दिल दे दूंगा, कॉन्टेक्ट कर लेना आप। बाकी आपने अभी तक ऑन डिमांड में एडमिशन नहीं लिया है, चाहे अप्रैल में नहीं लिया, अप्रैल 2026 में एडमिशन लेना है, अक्टूबर 2025 में लेना है, या फिर बच्चे आपको लेना है ऑन डिमांड में, तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देरी नहीं करते हैं, बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि आई होप आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा तो थोड़ा ना आप थोड़ा स्क्रीन को पोर्ट्रेट कर लोगे तो दिख जाएगा, मतलब ठीक है, फिर मैं रीड भी करूँगा आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, अब ए, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। तो ए किस पर डिपेंड करेगा, एफ डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू ए। तो ए डिपेंड करता है फोर्स एंड मास पर। तो देखो, द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ओनली, ओनली लिखा है मतलब ये गलत है। द मास ऑफ अ बॉडी ओनली, गलत। द बोथ एक्सटर्नल फोर्स एंड द मास। ठीक है, तो सी इसका आंसर है। ठीक है बच्चे, सी इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था यार, ऐसे क्वेश्चन आते रहे तो अपन बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए तुरंत आ जाएगी। ठीक है ना। अभी अगला क्वेश्चन है, इफ वर्क डन इन कंप्रेसिंग अ स्प्रिंग बाय द डिस्टेंस। देखो, स्प्रिंग कंप्रेसिंग का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं स्प्रिंग कंप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर, है ना, के एक्स स्क्वायर होता है ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो मतलब डब्ल्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के। ठीक है, इसने बोला इफ वर्क डन इन कंप्रेसिंग अ स्प्रिंग बाय डिस्टेंस एक्स इज डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ रहा है एक्स को रिप्लेस करने पर। तो इसने बोला वर्क डन इन द कंप्रेसिंग इट बाय द डिस्टेंस टू एक्स। अगर डिस्टेंस डबल हो गया तो कितना होगा। फॉर्मूले पे आते हैं, देखिए अपन फॉर्मूले पे तो यहीं पे करते हैं। डब्ल्यू प्लस के एक्स स्क्वायर है, तो डब्ल्यू था तो एक्स डिस्प्लेस हुआ था। अभी डब्ल्यू क्या होगा, अभी डब्ल्यू क्या होगा नया वाला, जब ये के एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाए, है ना, x कन्वर्ट हो गया 2x में, तो ये हो जाएगा 4k x स्क्वायर, मतलब 4w के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये 1 2, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 4w1 के बराबर हो जाएगा। तो 4w1 दिया है, ये रहा इसका आंसर डी। तो डी इसका आंसर है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चे, आप सोच रहे हैं सर कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करूँ। तो बच्चे, आजकल आपके पास मोबाइल है एंड्रॉयड वाला, इंटरनेट फ्री है, माता पिता ने वाईफाई लगा के दिया है। वाईफाई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मोबाइल का डेटा है जिससे ये वीडियो देख रहे हो। ये वीडियो देखने के बाद
क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो ग्रुप में भी आप हुए होंगे, वहाँ से सैंपल पेपर उठाने हैं और आपको जेमिनाई का इस्तेमाल कर लेना है। इतने सारे आपके पास एआई का ज़माना है बच्चे, आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए हार्ड वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब एआई से पूछो, आपको वो आंसर देता है। चलिए एक 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 क्वेश्चन का देखो, इसका क्वेश्चन का आंसर देखो। पहले फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ, फिर जेमिनाई से पूछेंगे इसका आंसर। द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट्स, नहीं थर्ड है ना, हमने अभी सेकंड क्वेश्चन किया था, 4 इसका आंसर आया था। अ फ्लोटिंग बॉडी डिस्प्लेस द लिक्विड। अब फ्लोटिंग बॉडी, जो अगर पानी में कोई बॉडी फ्लोट करती है तो क्या डिस्प्लेस करती है, तो उतना ही पानी डिस्प्लेस करती है अपने वेट के बराबर, ठीक है ना। तो इक्वल टू इट्स ओन वेट, मोर देन इट्स ओन वेट, लेस देन इट्स ओन वेट, 5 टाइम इट्स ओन वेट। तो इसका आंसर ए है। अभी हम सेम सवाल पर जेमिनाई से पूछेंगे। किसे पूछेंगे? जेमिनाई से पूछेंगे। तो ये मेरा मोबाइल है एंड्रॉयड वाला, ठीक है ना, ठीक है। अभी जेमिनाई ओपन हो गया है। पूछते हैं इससे, अ फ्लोटिंग बॉडी डिस्प्लेस द लिक्विड, ए इक्वल टू इट्स ऑन वेट, मोर देन इट्स ऑन वेट, लेस देन इट्स ऑन वेट, डी 5 टाइम इट्स ऑन वेट। The answer is A, equal to its own weight. This is known as Archimedes' principle. Want to know more about it? समझा? समझे आप? इन्होंने बताया भी कि ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा, वाटर डिस्प्लेस होगा जितना इसका मास है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये बता रहा हूँ कि कभी कभार आपको अगर वीडियो नहीं मिल रही है, अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है चाहे यूट्यूब पे, तो जेमिनाई इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आजकल चैट जीपीटी भी का, लेकिन चैट जीपीटी पे तो पेड वर्जन है, बहुतों को तो यूज़ करना नहीं आता, लेकिन जेमिनाई गूगल का बहुत बढ़िया है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं उसको थोड़ा पैसा मिला है, मैं तो चाहता हूँ कि आपका फ़ायदा हो, ठीक है ना। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट्स प्रोड्यूस बाय इट्स ओपन पाइप एंड द क्लोज पाइप ऑफ द सेम लेंथ इज। अच्छा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेशो ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फंडामेंटल नोट, नोट समझते हो, आवाज़ का नोट होता है ना, वो नोट की बात हो रही है। प्रोड्यूस बाय ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप इन द सेम लेंथ। तो रेशो क्या आएगा? ओपन पाइप, अगर ओपन पाइप है और क्लोज पाइप है तो रेशो आएगा 2:1, रेशो आएगा 2:1। अभी कैसे आएगा भाई? तो ओपन पाइप में दिखा होगा, तो नोट कैसे बनता है ना, ऐसे होता है ना। अगर क्लोज पाइप है तो ठीक है ना, तो यहाँ एक नोट बन रहा है, ओपन में 2 नोट बनेंगे, यहाँ एक ही नोट बनेगा, सिंपल है, ठीक है ना। अगर वहाँ 2 नोट बन रहे होंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नोट बनेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख ले क्या। अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी चार्ज बिकम 1/10। इलेक्ट्रिक फोर्स 2 स्टेशनरी चार्ज के बीच में 1/10 हो जाता है व्हेन स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मतलब समझते हो? डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा मीडियम होता है जो कभी कभार इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। जब जब हम उसको करंट देते हैं तो एक प्रकार का वो डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो एक प्रकार का इंसुलेटर होता है, लेकिन कभी कभार वो कंडक्टर की तरह भी यूज काम करता है, उसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक मतलब 2 तरह की तरह काम करता है। पहले कभी कभार वो मैक्सिमम टाइम वो इंसुलेटर होता है, लेकिन एक सर्टेन एलिजिबिलिटी के साथ, एबिलिटी के साथ वो एज अ कंडक्टर भी इस्तेमाल करता है और चार्ज को स्टोर करता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी चार्ज, 2 स्टेशनरी चार्ज के बीच में ये 1/10 हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कम जाता है, ठीक है। व्हेन स्पेस बिटवीन, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कम गया, इसका मतलब है चार्ज स्टोर हो रहा है, ठीक है ना। स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसको रख दिया तब, मतलब कि सिंपल अगर हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करें, अपन इसको, अगर अपन इसको यहाँ ड्रॉ करें, सिंपल 2 चार्ज है, ठीक है ना। यहाँ पे अपना डाइलेक्ट्रिक हमने रख दिया, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और इसके अंदर हमने चार्ज रख दिया, तो जो फोर्स लग रहा था, मान लो ये एफ जो लग रहा था, ये रिड्यूस हो गया 1/10, मतलब जो भी था वो 1/10 के बराबर हो गया। अभी सवाल क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज। अब जो रिलेटिव परमिटिविटी आएगा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर, 10 के बराबर, 100 के बराबर,
कि 1.1 के बराबर। तो बच्चे एक बात बताता हूँ मैं, अगर फोर्स रिड्यूस हुआ है तो ये 10 गुना रिड्यूस हुआ है, तो जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी रहेगा वो भी 10 ही रहेगा, ठीक है ना, वो भी 10 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 10, इसका आएगा। चलो इसका ना सब इसका मैंने 10 बोल दिया यार, अब इसका कारण तुमको समझ में नहीं आया, जेमिनी से पूछते हैं। चलो जेमिनी का भी इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज बिकम 1/10 when space between them is filled by dielectric medium. Relative permittivity of a medium is A1, B10, C100, D 1/1. What is the answer? The answer is B, 10. The relative permittivity, also known as the dielectric constant, is the factor by which the electric field between the charges is reduced by the presence of the medium. ठीक है ना, मतलब कि फोर्स कम गया क्योंकि जो मीडियम अवेलेबल था उसने चार्ज को एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के कारण फोर्स डिक्रीज हो गया बाय 1/10, तो डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी 10 ही आएगी, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड बच्चे इस वीडियो में आपको मैं AI क्लास भी दे रहा हूँ, मतलब सिंपल यार, ठीक है ना। आपको आजकल इसी तरीके से कोई नहीं पढ़ाता होगा, ठीक है ना, इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाता होगा। आप AI का यूज करके भी आंसर निकाल रहे हो, जो आंसर का जवाब मैं बता रहा हूँ सेम वैसा ही आपको AI मिल रहा है, या फिर जो AI बता रहा है सेम वैसे मैं बता रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, हमने भी तो किसी ना किसी बुक से पढ़ाई है, ठीक है ना। तो AI भी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी सोर्स से निकाल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ पे AI का इस्तेमाल करना भी सीख रहे हो, ठीक है ना, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरिएशन ऑफ AC वोल्टेज V। अरे ये तो आसान क्वेश्चन है बच्चे। वेरिएशन ऑफ AC वोल्टेज V करंट I विद टाइम t थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज गिवन एज V इज इक्वल टू 312 साइन 314t, ठीक है। I इज इक्वल टू 312 साइन 314t प्लस π/2। मतलब सिंपल है कि दोनों का फेज डिफरेंस π/2 है। क्या V एंड I का फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस क्या है, π/2, मतलब कि 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है दोनों का, तो बताना है कि जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है। पहला रेजिस्टेंस के कारण, दूसरा इंडक्टर के कारण, तीसरा कैपेसिटर के कारण, या फिर नन ऑफ दिस। इसका आंसर कोई भी नहीं है, तो सिंपल है, इसका आंसर है कैपेसिटर के कारण। जो कैपेसिटर का बच्चे हमारा जो करंट या फिर वोल्टेज और I के बीच में कैपेसिटर के अंदर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है बाय द रूल। जब आप कैपेसिटर का डायग्राम ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल डायग्राम ड्रॉ करें तो यहाँ अगर V है तो यहाँ पे I आएगा, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। ऐसे कैपेसिटर का डायग्राम ऐसे बनेगा, मतलब सिंपल है, जब V आगे बढ़ेगा तो I हमेशा 90 डिग्री आगे रहेगा, ठीक है ना, 90 डिग्री के अलग एंगल पे रहेगा, मतलब इसका फेज है, क्या है, दोनों का फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर तो पता है ना, कैपेसिटर वो होता है जो चार्ज को स्टोर करता है। आपके पंखे में कंडेंसर लगा होता है, वो भी एक प्रकार कैपेसिटर है। कैपेसिटर अलग अलग प्रकार का हो सकता है। आई होप आपको कैपेसिटर के बारे में एटलीस्ट पता है, इतना मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, कैपेसिटर की क्लास नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन। अब देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे। देखो बच्चे, पूरा ग्लास एक एरिया, पूरा ग्लास है, ठीक है ना, तो और ग्लास से लाइट ट्रांसफर हुई और बाद में डेविएट हुई, है ना, बाद में डेविएट हुई, तो किस किस पे डिपेंड किया, मटेरियल कैसा है, ठीक है, पहले उस पर डिपेंड किया, और लाइट कैसा है, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ मटेरियल ओनली नहीं, गलत। वेवलेंथ एंड लाइट ओनली, वेवलेंथ ऑफ लाइट ओनली, ये भी गलत, ठीक है। दोनों पे ही डिपेंड करेगा कि लाइट की वेवलेंथ क्या है। अगर वेवलेंथ छोटी है तो जल्दी डेविएट कर जाएगा, वेवलेंथ बड़ी है तो डेविएट करने में थोड़ा टाइम लगेगा या एंगल छोटा रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि हम रेनबो बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है, तो 10वीं क्लास में कुछ सवाल आया था कि आसमान नीला क्यों होता है, आसमान नीला क्यों होता है। तो उसका सिंपल आंसर क्या दिया था हमने, जब सनलाइट आ रहा होता है तो उसके अंदर 7 रंग होते हैं रेनबो वाले, विबग्योर, विबग्योर।
तो जो हमारा वॉयलेट होता है, जो ब्लू होता है, जो कि वॉयलेट ब्लू की तरह दिखता है ना, वो जो वॉयलेट लाइन होता है, जो वॉयलेट कलर होता है, उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए वो आसानी से डेविएट हो जाता है और डेविएट होकर के वो आसमान में फैल जाता है। और जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ ज़्यादा है, और वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण वो डेविएट नहीं होता है, तो सीधा चल जाता है, इसलिए आसमान हमको नीला दिखता है। यही हमारा आंसर हुआ करता था। तो इसलिए बच्चे जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, हम बोलेंगे कि नेचर ऑफ मटेरियल एज वेल एज वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। मतलब लाइट का नेचर कि किस नेचर का है, क्या उसका वेवलेंथ है, और बच्चे किस मीडियम से वो ट्रैवल कर रहा है। अगर वाटर से ट्रैवल कर रहा है तो उसका अलग आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना। तो बात आई होप आपको समझ में आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी बच्चे इन बातों को आप पता क्या है, आप देख भी लोगे ना तो काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है, और अगर बात समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो कोई अच्छी बात है, मतलब इसको मतलब आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और अपने दोस्तों से भी करा दो, क्योंकि बच्चे नंबर छोटा होने के कारण लोग हमको छोटा समझ रहे होते हैं। तो आप उनको बताओ कि सर छोटे नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, नॉलेज छोटा बड़ा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार। अभी सवाल 8वां आता है हमारा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अ लाइट बीम कंसिस्टिंग ऑफ वेवलेंथ, अच्छा ये देखो सेम सवाल है, ठीक है ना, बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। सेम यही सवाल है, यही सवाल यहाँ पूछ लिया है। अ लाइट बीम कंसिस्टिंग ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, 4200 एंगस्ट्रॉम, 4400 एंगस्ट्रॉम, 4600 एंगस्ट्रॉम आर स्कैटर्ड इन अ मीडियम, मैक्सिमम स्कैटरिंग ऑकरिंग। अभी मैंने एक बात बताया था कि मैक्सिमम स्कैटर मतलब कि डेविएशन, मतलब कि फैलना। लाइट सबसे ज़्यादा डेविएट किस में होती है, जिसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है। सबसे छोटे वाले वेवलेंथ का लाइट जल्दी स्कैटर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने सनलाइट वाला एग्जांपल दिया था कि आसमान नीला क्यों दिखता है, क्योंकि जो नीला कलर का वेवलेंथ होता है वो छोटा होता है, रेड लाइट का ज़्यादा बड़ा होता है, तो वेवलेंथ छोटा होने के कारण आसानी से वो स्कैटर हो जाता है, ठीक है ना, फैल जाता है। तो इसका आंसर सिंपल 400 एंगस्ट्रॉम। सबसे छोटा कौन सा, 4000, 4200, 4400, 4600, तो पहला आएगा आंसर 4000। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आसान। अब देखो ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आया, ठीक है। 9वां क्वेश्चन कहता है इफ द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल, मतलब कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है वो 1/16 टाइम ऑफ इनिशियल वैल्यू इन 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर वो 1/16 टाइम हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है ना, वो उसका सैंपल जैसे ही गिरता है तो वो मतलब ड्रॉप करता है तो 1/16 टाइम पे वो आ जाता है। तो बताना क्या है हमको, इट्स हाफ लाइफ साइकिल, कि उसका हाफ लाइफ साइकिल पे कितना हुआ था। समझना आप कि वो 3 आवर्स के अंदर वो 1/16 तक पहुंच जाता है। तो 1/16 में कितने हाफ लाइफ साइकिल आएंगे, बात को समझना। 2 को मैं कितनी बार डिवाइड करूंगा तो 1/16 आएगा। 2 को कितनी बार डिवाइड करूंगा तो 1/16 आएगा, या फिर इससे समझो 1/2 को, इसमें 2 को कितनी बार मैं डिवाइड करूं कि 1/16 आएगा। तो देखना आप, पावर अगर 4 कर दूं तो 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो मतलब यहाँ पे 16 आता है। तो मतलब देर इज अ 4 टाइम इसका हाफ लाइफ साइकिल आएगा, 4 टाइम इसका हाफ लाइफ साइकिल आ रहा होगा। तो हम 4 बार इसका हाफ लाइफ साइकिल हो गया। तो फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल टाइम अपॉन में टोटल हाफ लाइफ साइकिल, टोटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल आपको दिख गया, सी इसका आंसर है। 3/16 नहीं, ये 4 जो पावर है यही हमारा बेस बनेगा। तो 3/16 गलत, 3/8 गलत, 3/2 गलत, आंसर इज सी। 3/4 और इसका हाफ लाइफ साइकिल होगा, ठीक है, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। बात बहुत आसान थी, अगर बात पता होगा तो आसानी से आंसर हम निकाल पाएंगे, आई होप। और बच्चे अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप एक काम कर लो, वीडियो को 1.5x पे देख लो, टाइम बचेगा, कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, ठीक है ना।
तो ये चल लो, कोई बात नहीं, आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे आई होप कि आपको, मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आराम से समझ में आए, और नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा रिवाइंड करके देख लो, लेकिन देख जरूर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी देखो बच्चे, ये सेम क्वेश्चन ना 3 बार रिपीट हो चुका है, ये मैंने इसको ऐड इसलिए किया है, ये सेम सवाल, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है नया, सेम सवाल 3 साल लगातार ये क्वेश्चन में आ चुका है। इसलिए देखो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नैंड गेट, नैंड गेट है, नैंड गेट है, नैंड गेट है, ठीक है, ये होता है एंड गेट, ओ लगा दो तो नैंड गेट। तो इसका फिगर इक्विवेलेंट किसके है? तो अगर भाई मान लीजिए, अगर आपको आंसर नहीं पता, वैसे इसका आंसर आएगा एंड गेट, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो अगर आपने इसको 1 दिया, 1 दिया, ठीक है ना, तो एंड गेट क्या देता है हमको? एंड गेट हमारा मतलब 1 1, एंड हमेशा क्या कर रहा होता है? मल्टीप्लाई कर रहा होता है। तो इसको देना चाहिए 1, लेकिन ये देगा 0, है ना। और अगर ये 1 1 यहाँ पे दिया तो ये देगा 0। अब 0 0 मल्टीप्लाई करके 0 होना चाहिए, देगा 1। तो देखो अब बात को समझो, अब क्या होता है एंड गेट में, क्या हो रहा होता है? 1 1 जो होता है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मैंने इसको 1 दिया, 1 दिया, तो ये हमें 1 दे देगा। तो इनपुट में 1 1 है तो आउटपुट में भी 1 है, तो सिंपल आ गया कि ये एंड गेट है। तो आप ऐसे करके वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर ये एक नंबर का सवाल है तो फिर आप डायरेक्टली सॉल्व करके लिख दोगे एंड गेट है, और अगर ये 3 नंबर में आ रहा है तो प्रॉपर इसको सॉल्व करोगे। सर मैंने 1 1 वैल्यू रखी, फिर 0 देगा, फिर जब 0 0 जाएगा तो ये 0 ही देगा, लेकिन जब नॉट गेट लगेगा तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, और ये एंड गेट बन जाएगा ओवरऑल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बच्चे, अच्छा ये बच्चे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। ये वैसे मैं इसको सॉल्व नहीं कराने वाला था, लेकिन कुछ कुछ मैं आपको बता देता हूँ। लिखा है डिफाइन द टर्म इम्पल्स, राइट द एसआई यूनिट एंड इट्स वेक्टर और स्केलर। स्केलर, ठीक है, लगता है ना कि स्केलर। इम्पल्स क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा फोर्स, बहुत सारा फोर्स छोटे टाइम के लिए लगता है, बहुत सारा फोर्स छोटे टाइम के लिए लगता है। कि अभी विराट कोहली ने मान लो छक्का मारा ऐसा करके, ठीक है, तो जो बैट और बॉल का जो कांटेक्ट है वो 20 मिली सेकेंड है या माइक्रो सेकेंड है, या बहुत कम सेकेंड का जो कांटेक्ट है, लेकिन फोर्स बहुत बड़ा है, तो उसको इम्पल्स कहते हैं। तो उसको डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इज कॉल्ड अ इम्पल्स, ठीक है। और इसको फॉर्मूला लिखते हैं, इम्पल्स को लिखते हैं फोर्स इनटू टाइम, है ना। तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा फोर्स का न्यूटन, टाइम का एस, तो न्यूटन सेकेंड। तो क्या ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? तो बच्चे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिखो, फॉर्मूला लिखो, वेक्टर क्वांटिटी लिखो, आंसर आ गया, 2 मार्क्स मिल जाएगा। थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हो तो अच्छा है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था मैंने कि बच्चे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो आप थोड़ा अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हो, बात समझ में आ ही गया है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा। बोलता है 12वां क्वेश्चन, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, गिव वन एग्जांपल, वन एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, या हीट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम कहता है, ठीक है। तो बोला पहला कोई एग्जांपल बताओ, तो एग्जांपल क्या है बच्चे? आपका एग्जांपल है, इसमें आपका एग्जांपल क्या हो सकता है? हाँ एग्जांपल दे सकते हैं ना अपन कि बच्चे आप मान लीजिए आपका जो बाइक है उसमें आपने 1 लीटर पेट्रोल डाला, तो वो उतने ही पेट्रोल में उसने हीट भी जनरेट किया, तो वो उतना ही हीट जनरेट करेगा जितना पेट्रोल है, और उतना ही वो दूरी चल पाएगा, और ये हमेशा उसका फिक्स रहेगा। नेवरदलेस कि आप या तो ढलान पे नहीं चल रहे हो, या फिर अलग इंक्लाइन प्लेन पे चल रहे हो, या फिर आप ज़्यादा ब्रेक लगा रहे हो, या फिर ज़्यादा गियर चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। तो लेकिन वो जो आउटपुट रहेगा इनपुट के बिल्कुल बराबर रहेगा, 100% में रहेगा। ये हमेशा एनर्जी कन्वर्टिबल होती है, ठीक है।
force energy is neither be created nor be destroyed, but it can be only transfer from one state to the another state. एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ओनली ट्रांसफर होती है। चलिए ठीक है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, ये तो इसका आंसर मिल गया ना आपको। अब अच्छे से डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करो कि राइज इन कैपिलरी ट्यूब राइज वाटर में कैसे राइज कर सकता है। तो मान लीजिए ये पानी है यार, ठीक है ना, ये पानी है, तो ये आपका जो कैपिलरी ट्यूब है, तो जैसे ही कैपिलरी ट्यूब को आप डालोगे क्या होगा, पानी अपने आप ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सुंदर सुंदर बनाना, मेरी तो ड्राइंग खराब है, थोड़े जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी ड्राइंग खराब होती है, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी है। ऐसे करके तो जितना ही आप लिख सकते हो कि कैपिलरी ट्यूब जितना ही पतला होगा उतना ही पानी आसानी से राइज करेगा, उतना ही ऊपर पानी आएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है, और यहाँ बनाता हूँ। तो पानी भरा हुआ, ठीक है, तो अगर मैंने इतना मोटा बनाया ये, तो पानी आएगा लेकिन कम दूरी तक आएगा, मान लो यहाँ तक आएगा। लेकिन मैंने अगर ये बनाया बहुत पतला, कैपिलरी ट्यूब बहुत पतला है, तो पानी बहुत ऊपर तक आ जाएगा, बहुत ऊपर तक पानी चल जाएगा। तो सिंपल है, जितना ही पतला रहेगा आपका कैपिलरी ट्यूब उतना ही पानी ऊपर आएगा। यही आपको लिखना था, यहाँ पे डायग्राम बना देना, आसानी से मार्क्स मिल जाएगा। फाइंड द, अलग क्वेश्चन आता है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। और ठीक है, ये 2 है, तो यार सिंपल है ना, क्लास 11th में पढ़ा था आपने शायद, कि क्या होता है, सीरीज में ऐड होता है। सीरीज का फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख दूँ R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और जो पैरेलल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो ये और ये पैरेलल में है, ये और ये सीरीज में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 दूनी 5 और 2 7, 5 और 2 7, ठीक है, 5 और 2 7 आ गया, ठीक है। और 12 1/12 1/4, तो ये आएगा 4 प्लस 12 अपॉन में 12 चौक 12 चौक 48, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन में 48, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 48। और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 1/R होता है ना ये, तो जब R निकालेंगे तो 48/16, तो 16 कम 16 16 दूनी 32 16 दिया 48, तो आ जाएगा 3, तो ये 3 और यहाँ पे था 7, तो आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा बच्चे। तो इसका जो आंसर आएगा 10 ओम, ठीक है। ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो 10 ओम आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। तो बच्चे ये सब क्वेश्चन आप ना ट्राई कर लेना, ठीक है ना, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, लॉन्ग। मैं आपको सिर्फ MCQ के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, लेकिन अगर आपको MCQ आता है तो बहुत कम टाइम में, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पर टिक करना बहुत आसान काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड का कोई सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लाउडनेस है, क्वालिटी है, पिच है, वेव वेलोसिटी नहीं है, तो इसका आंसर आ गया वेव वेलोसिटी, ठीक है। अगला सवाल आता है, एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पर जर्मेनियम बिहेव कैसे करता है। 0 केल्विन पर जर्मेनियम जो मेटल है वो कैसे बिहेव करता है। तो क्या एक कंडक्टर की तरह, क्या वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्या वो इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो सिंपल सवाल है बच्चे कि वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। 0 केल्विन पर जब जर्मेनियम को रखते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड की तरह काम करता है। और जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, याद रखना कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा बच्चे हाइड्रोकार्बन में बन रहा होता है या फिर बच्चे इंसुलेटर में बन रहा होता है। और जब वो इंसुलेटर की तरह कोवेलेंट बॉन्ड में जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा नहीं कि वो मूव कर सके, इसलिए बच्चे जर्मेनियम 0 केल्विन पर वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज द मोस्ट एनर्जेटिक। सिंपल है, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, इंफ्रारेड की लाइट रेस। तो कौन सा इनमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है ज्यादा एनर्जेटिक है? तो इसका आंसर है एक्सरे। क्यों बच्चे? क्यों? एक्सरे का वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, एक्सरे का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा है। आई होप आपको बात समझ में आई। तो इसका आंसर हो गया एक्सरे। अगला क्वेश्चन आता है, when a space between the plate of a capacitor having air is filled with the material of dielectric constant 6। ये सेम क्वेश्चन बच्चे अपन ने किया था थोड़ी देर पहले, जहां पे ऑप्शन वहां पे ऑप्शन था 1/10 का, ठीक है ना। तो हमने आंसर 10 दिया था, उसका आंसर यहाँ पे 6 दिया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, 6 गुना हो जाएगा। हम उसको कुछ नहीं करना। अगर हम एक सवाल एक कॉन्सेप्ट से करते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट से हम 100 सवाल भी कर सकते हैं, 1000 सवाल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन दोबारा समझा दूं क्या? व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर हैविंग द एयर फिल्ड विद द मटेरियल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, अगर वो एयर है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, तो उसका बच्चे कैपेसिटेंस मतलब स्टोरिंग ऑफ अ चार्ज। कैपेसिटर मतलब कि चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी कितना बढ़ेगा? तो जितना ही उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना ही गुना बढ़ जाएगा, मतलब 6 गुना उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही डला हुआ होता है कैपेसिटर के अंदर, तो 6 गुना हो जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन है 5वां, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन 18। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो यार आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अगर ये दिया हुआ है और मास नंबर दिया है और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया है, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? तो प्रोटॉन जो होते हैं वह एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और वो इलेक्ट्रॉन भी इसी के बराबर होता है। तो 8 तो प्रोटॉन हो गए, और अगर 8 प्रोटॉन है तो अगर ये हमारा सेंटर है, यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन हमारे 8 हैं, तो सिंपल न्यूट्रॉन हमारे 18 - 8 10 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन हमारा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे सवाल का आंसर भी हमको मिल गया कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इलेक्ट्रॉन बच्चे आपके हैं 8, ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने हैं? वो है 10। तो आंसर आ गया बी। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको आंसर का जवाब दिए जाते हैं। अभी छठा सवाल, बहुत इजी सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइस डज नॉट नीड एनी रिवर्स बायस। मतलब कि ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस जो रिवर्स बायस उसको नीड ही नहीं है, और वो हो भी नहीं पाएगा, ठीक है ना। पहला जेनर डायोड, दूसरा एलईडी, तीसरा फोटो डायोड, और डी जो हमारा है वो बच्चे सोलर सेल। तो इसका आंसर भी सोलर सेल होगा। सोलर सेल में क्या होता है? लाइट सेल के ऊपर पड़ती है, सेल जो होता है इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, वो इलेक्ट्रॉन हमारा एक प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। वो जब वो मूव, अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही करंट बनती है ना। तो इसका आंसर है सोलर सेल। सोलर सेल में ही हमारा नॉट बायस रहता है, कोई भी रिवर्स बायस का सिस्टम नहीं होता, जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। अभी बच्चे लगभग खत्म ही है हमारी कहानी, ठीक है ना। अभी 7वां सवाल है, द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच कॉरेस्पॉन्ड इट्स द स्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे सिंपल है भाई कि ऐसे बच्चे आपका बन रहा है, ठीक है, इस तरह से आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। तो डाइपोल जो है, क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म। कहाँ पे बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगा और स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा? तो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब वो पैरेलल होगा इसके, जब वो पैरेलल होगा। तो इसका ये तो गलत है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डले हुए हैं, तो परपेंडिकुलर तो पॉसिबल ही नहीं है, पैरेलल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए होगा कि बी होगा, माइनस से प्लस होगा कि प्लस से माइनस होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे प्लस से निकलता है और माइनस की ओर जाता है, प्लस से निकलता है और माइनस की ओर जाता है। तो डाइपोल बनेगा ए वाला आंसर। ए वाला इसका डाइपोल जो रहेगा इसका यूनिफॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। अभी हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, द रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी जनरेशन इन सनलाइट। सनलाइट में ऐसा क्या हो रहा होता है जिससे एनर्जी जनरेट होती है? तो सनलाइट बच्चे हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है, और जब हाइड्रोजन के एटम
मिक्स होते हैं तो हीलियम एटम बनाते हैं और उसके कारण बहुत सारी एनर्जी निकलती है और उसी एनर्जी का हम दिन में देख पाते हैं। जो आजकल गर्मी हो रही है वो उसी फ्यूजन के कारण पॉसिबल हो पा रहा है। तो अब तो हम समझ गए यार। तब यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन गलत, सेकेंड कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन गलत, थर्ड यूनिफॉर्म अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन गलत। डी जो है इसका आंसर है फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन का मतलब समझना, फ्यूजन रिएक्शन का मतलब होता है जब दो स्मॉल स्मॉल एटम मिक्सअप होते हैं और बड़ा एटम बनाते हैं, उस रिएक्शन को फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। इस केस के अंदर, सन के केस के अंदर, आपका जो सन हमारा होता है उसके पास हाइड्रोजन एटम होता है। हाइड्रोजन एटम मिक्सअप होकर के मिल करके एनर्जी रिलीज करता है और लाइट रिलीज करता है और वो हीलियम एटम बनता है। तो छोटा एटम हमारा हाइड्रोजन का, बड़ा एटम हीलियम बनता है मिल करके, तो उसको कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। और इस प्रोसेस में बच्चे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। आ जाते हैं सवाल, ध्यान से पढ़ लेना भाई। आ जाते हैं ये सवाल, ध्यान से सुन लो। चलो भाई ठीक। अभी आप क्वेश्चन है, देखो मैं कह रहा था ना, ये क्वेश्चन पहले भी किया था हमने, पिछले सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन किया था और 10वां क्वेश्चन। इसका आंसर एंड गेट आएगा, पहले निशान लगाते, पढ़ेंगे बाद में, पहले ये करते हैं। द करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज 0.95। मतलब एक ट्रांजिस्टर है, करंट गेन ट्रांजिस्टर। अब करंट गेन ट्रांजिस्टर को लिखते हैं अल्फा से। आई होप आपको ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़ा है तो थोड़ी बहुत जानकारी होगी, ठीक है ना। अगर सीबीएसई वाले बच्चे देख रहे हो तो भी आपको पता होगा यार, करंट गेन ट्रांजिस्टर को अल्फा से लिखते हैं, ठीक है ना। और लिखा है कॉमन बेस उसका अल्फा, मतलब सिंपल अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.95 दे रखी है, ठीक है भाई। क्या लिख दिया मैंने, ये 95 दी हुई है, ठीक है। अब बोलता है इट्स करंट गेन कॉमन एमीटर, करंट गेन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। अब इसको लिखते हैं बीटा से, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जो करंट गेन हमारा कॉमन एमीटर है उसको लिखते हैं बीटा से, और करंट गेन ट्रांजिस्टर जो हमारा होता है इन कॉमन बेस अल्फा 1 - अल्फा, ठीक है ना, ये होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कहाँ सॉल्व करें, इसको हम यहाँ प्लस करके सॉल्व करते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। बीटा की वैल्यू थी 0.95 है ना, और 1 - 0.95, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर करते हैं कि ये हो जाएगा 0.95 और ये हो जाएगा 0.05। डिवाइड करेंगे 5 एकम 5, 4, 5 9 45, 19। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 19। अब देख लो भाई पीछे क्या 19 ऑप्शन में था, क्या, हाँ सी इसका आंसर हो गया, सी हमारा 19। तो यहाँ पे आ गया ना हिंदी मीडियम वाला भी, ठीक है। अभी बच्चा अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन जो है क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा नैंड गेट है, अब नैंड गेट को हम सिंपल है तो 1 1 ऐड करेंगे तो ये देगा हमको 0, 1 1 ऐड करेंगे तो देगा 0, फिर 0 0 को हम ऐड करेंगे तो उसका अपोजिट करेंगे तो 1 देगा। तो ये हमारा डायरेक्टली एंड गेट कर रहा होता है। तो ये एक एंड गेट का एग्जांपल है और ये एंड गेट ही है। ऐसे ही करके सॉल्व करेंगे, 1 मार्क्स से तो डायरेक्ट लिखोगे और बड़ा 3 4 मार्क्स का है तो बच्चे आप डायरेक्टली क्या करोगे, सॉल्व करके दिखाओगे कि कैसे क्या हो रहा होता है, ठीक है। और अगर बच्चे आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, ये शेयर दबा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से आप इसको स्कैन करोगे ना, थोड़ा प्रिपेयर हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, आप इसको स्कैन करोगे अपने मोबाइल से, ठीक है ना, तो आपके पास ये डायरेक्टली जो जितने भी स्लाइड्स अवेलेबल हैं ये आपके पास आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है। तो आप अगर ये QR कोड स्कैन कर लोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, बेल आइकन भी दबा लो, नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगी। अब मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए केमिस्ट्री स्टार्ट करवा दूँ। बाकी बच्चे वीडियो में इतना था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और बच्चे यार, माता आप फेल हुए हो, कंपार्टमेंट आया है, तो बच्चे डरने वाली बात नहीं है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कॉल कर लो, एडमिशन कर दूंगा। और आप तो परेशान हो ही, आपके साथ साथ आपके माता पिता भी परेशान है, कोई दिक्कत नहीं है, लोड मत लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।